नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम राजनीतिक विज्ञान की यानी पॉलिटी सेक्शन की पूर्वालोकन की बुक कंप्लीट कर रहे थे। क्यों कंप्लीट कर रहे थे? क्योंकि पूर्वालोकन से में जितने भी दिए हुए पिछले वर्ष के परीक्षाओं में उपयोग किए गए या दिए गए प्रश्न होते हैं, उनके बारे में दिया होता है। इसको पढ़ने से ये पता चलता है, पहली बात तो 50 से 60% क्वेश्चन पेपर में आपको एज स्ट्रिक्ट यही मिल जाते हैं जो पुराने वर्ष में आए होते हैं। 40-50% तक जो नए क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, उससे ये होता है, इसको लगाने से और नए क्वेश्चन को देखने से, कि जो पेपर बन रहा है जिस टॉपिक से, वो किस टॉपिक के किस पोर्शन को टच कर रहा है, ये भी जानने के लिए पूर्वालोकन बहुत आवश्यक होती है। चलिए, आज कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के बारे में कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने 29 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बहुत सी बातें हम देख चुके हैं जिसको हमने कल भी रिपीट की थी। आइए फिर रिपीट कर लेते हैं। ये आ गया। इसमें हम लोग वित्त आयोग, योजना आयोग तक कंप्लीट कर लिए थे। आपात केंद्र, सारे जो हमने देखे लाइन वार से, हमने 33 लेसन तक कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। कितने नंबर पे है? पेज देख लेते हैं। पेज आ रहा है हमारा 307। आ गया। चलिए प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे विश्व में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर ही मान लीजिए उसको, उस पे अगर किसी नागरिक को अपनी शिकायत के निवारण के लिए किसी इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान को क्या कहा जाएगा? उस इंसान को ओम्बुड्समैन कहा जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में की गई। यानी कि सबसे पहले ओम्बुड्समैन की स्थापना कब की गई? वह 1809 में की गई। कहाँ की गई? वह कहते हैं स्वीडन में की गई। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 यानी 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। यानी लोकपाल कहाँ होगा? वो केंद्र का होगा। लोकायुक्त कहाँ का होगा? वह राज्य का होगा। लोकायुक्त राज्य का होगा, लोकपाल केंद्र का होगा। ऐसे ध्यान रखिए। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। अगर हाइलाइटर हो पाता है तो मैं इस पर हाईलाइट भी कर देता हूँ। हाईलाइट, हाँ हो तो गया। ये पेन को मैं इसमें से रफ कर दे रहा हूँ। ये भी रफ हो गया, देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी आएंगी, देखिएगा। ये कैसी संस्था है? ये गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है। ध्यान रखने का, कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी ये नहीं है। उपयुक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। यानी कि एक अध्यक्ष होगा और 8 अन्य सदस्यों में, टोटल 9 लोग होंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया। यानी लोकपाल जो संगठन संस्था होगी, हाँ, उसके बाद उसका गठन कब किया गया? मार्च 2019 में किया गया। यह तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष
बने। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया। सर्वप्रथम यह सुझाव किसने दिया था इस संस्था के बारे में? 5 जनवरी 1996 में बनी मोरारजी देसाई की प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में यह बात कही गई थी। ध्यातव्य है कि बाद के वर्ष 1967 में के हिमायतुल्लाह ने को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई। मतलब कि महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। लोकपाल की नहीं हुई, क्योंकि लोकपाल तो केंद्र का होता है, राज्यों के लिए क्या होता है? लोकायुक्त होता है। तो उनके कार्यालय की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई महाराष्ट्र में। ध्यातव्य है कि उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था। तो जो विधेयक पारित किया था लोकायुक्त के लिए, वो सबसे पहले किसने किया था? उड़ीसा राज्य ने किया था, मगर वहाँ इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया। मतलब कि विधेयक तो पास किया गया 1970 में, लागू कब किया गया? लागू किया गया 1983 में लागू किया गया। अब है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। लोकायुक्त होगा, अपना प्रतिवेदन किसको देगा? राज्यपाल को देगा, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। राज्यपाल क्या करता है? लोकायुक्त के जो प्रतिवेदन होते हैं वो सदन के दोनों मंडल में पेश करता है, चाहे विधानसभा विधान परिषद में पेश करता है। अगर विधान परिषद नहीं तो विधानसभा में पेश करेगा। वर्ष 1993 में गठित वोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और आपराधिक के बीच गठजोड़ की जांच करने के लिए था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोहरा समिति किस लिए गठित की गई थी? वोहरा समिति जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था उसके लिए गठित की गई थी। कब? 1993 में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि वोहरा कमेटी की स्थापना किस लिए की गई थी? तो वोहरा कमेटी की स्थापना की गई थी राजनेताओं और अपराधियों के गठजोड़ की जांच के लिए बनाई गई थी। उसके बाद है राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो राजमन्नार आयोग जो थे उन्होंने क्या किया था? उन्हें प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 अक्टूबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया। ध्यातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से प्रभावी किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कैसा आयोग है? ये संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग नहीं है, या स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक आयोग है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि अक्सर पूछा जाता है ऐसे सेंटेंस बना के, ये कैसा आयोग है, सांविधिक है, संवैधानिक, किस तरह का, तो ये पूछा जाता है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को, एक मिनट, इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इससे अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें बोल रहा है कि जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के लिए एक गठित समिति में शामिल होते हैं। मतलब इनका जो नियुक्ति हो के लिए जो
लोक तक की जो समिति बनेगी उसमें कौन कौन शामिल होंगे? राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति इसमें सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो शक्ति होती है मात्र कैसी होती है? वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है कि वो सलाह देते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अधिनियम 2019 लाया गया उसमें क्या बताया गया कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकने के पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्य यानी कि सिविल सोसाइटी की संख्या में 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है। आयोग में जो गैर सदस्य होंगे सिविल सोसाइटी की उनकी संख्या पहले 2 थी, उसको बढ़ाकर 3 किया गया है, जिसमें एक महिला भी होगी। तो जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसमें जो गैर सदस्य होंगे जो सिविल सोसाइटी से होंगे पहले 2 थे, अब उनको क्या कर दिया गया? अब उनको 3 कर दिया गया और 3 में एक महिला होना आवश्यक है। ऐसा क्योंकि अगर महिला नहीं होगी तो महिला का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सभी पुरुष हो जाएंगे, तो इसलिए वहां एक महिला होना बहुत जरूरी है। अब संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जन संबंधित मुख्य आयोग को भी आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। अब उसके आगे देखेंगे। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने से संबंधित प्रावधान किया गया है। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था तथा इसे संसद के 1992 के अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत सांविधिक या संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान रूप में दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा 27 जनवरी 2014 को जैन को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1989 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना। सही दिख रहा है, देखिए तो अब सही आ रहा है मेरे ख्याल से।
पिछड़े वर्ग की पहचान करना। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। दो या दो से अधिक राज्यों के परस्पर परस्पर करार और उन राज्यों में विद्यमान मंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। अब उसके आगे देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 316 एक के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास है। राज्यपाल होता है, यानी कि जो राज्य की लोक सेवाएं होंगी उनके लिए, राज्य लोक सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करेगा? उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। कहने का मतलब ये है 322 में दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो भी खर्चा होगा, व्यय होगा, वह कहाँ से दिया जाएगा? संघ के लिए वह केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा। अगर राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कहाँ से दिया जाएगा उनके खर्चे पानी? वो दिया जाएगा आपका राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। इसमें करीबन 93 प्रश्न है, मैंने देखे थे, तो इसको हम तेजी से कवर करेंगे। हाँ, जो अगर एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा जिसको पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा, हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। अगर एक वीडियो में करीबन 30-35 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक होगा आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश का प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे देश का प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो किसने दिया था? वो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में यह बनाया गया था। अब सही उत्तर चुनिए। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? वह किसने की थी? भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 में किया गया था। ये वाला ऑप्शन सही होगा। और इसमें मोरारजी देसाई ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखते हैं। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, वह कौन है? लोकपाल है। स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की अवधारणा लाई गई 1807 या 1803 में लाई गई थी। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? तो वो दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। 1966 से 70 के बीच दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल अथवा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि मतलब कि अपना सुझाव दिया, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? वह रखा गया था 1968 में रखा गया था। लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया। श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया। इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। अब इसके बाद है सिविल सोसाइटी के सदस्य द्वारा इसे कमजोर कहा गया। तो ये सही है। इसमें से जो ये पी चिदम्बरम वाला ये गलत है, बाकी सब सही है। लोकपाल बिल का मसविदा यानी कि आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे? तो अन्ना हजारे थे, उसके बाद संतोष हेगड़े थे, और उसके बाद देखेंगे शांति भूषण थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त
कार्यालय की स्थापना की गई? तो सर्वप्रथम स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था को इस संस्था की स्थापना की गई थी? वह महाराष्ट्र था। अगर उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, वह करेगा राज्यपाल को करेगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि अवधि होती कितनी होती है? वो 8 वर्ष होती थी। 2017 आरओ में आया हुआ प्रश्न था। 2011 में 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है कौन था? प्रथम भारतीय राज्य वो था उत्तराखंड था। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया था? वह ले लिया था, यह प्रश्न हो जाता था। सही उत्तर था ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा था। अब कथन कारण के प्रश्न। कथन में अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। सही है। तो उसके बाद देखेंगे अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय नहीं है। सही है, सांविधिक निकाय नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी नहीं करते हैं, लेकिन दोनों है सही। बी वाला ऑप्शन सही होगा। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 5 सदस्यों तथा मुसलमानों, सिखों, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया। सही था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया। सही है। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी है। सही है। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। ये कंफ्यूजन का है, इसलिए यह प्रश्न विवादित हो गया है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वोहरा समिति वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? राजनीतिक और अपराधों का गठजोड़ के लिए बनाई गई थी। उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों और एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट दी थी। वो थी वोहरा समिति थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? वो की थी राजमन्नार आयोग ने की थी। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा ऐसे भाग मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों पर प्रतिबंध करता है? वह करता है उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देश तत्व और मूल अधिकार करते हैं। तीनों करते हैं। ये प्रश्न कब आया था? ये देखिए प्रीलिम्स में आया था। ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना हो सकती है, तो एक बार इस प्रश्न को आप फिर से अच्छे से रोक कर देख लीजिएगा। अब है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें देखेंगे 30 अनुच्छेद हैं। 10 दिसंबर मनाया जाता है, इसलिए मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर मनाया जाता है। मानव अधिकार की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार में से नहीं है? तो नहीं है, निजता का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो ये जो है प्रश्न विवादित है द्वितीय पीढ़ी का। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन मैंने रोक दिया है। वैसे आर्टिकल 21 ये देख सकते हैं, इसमें लिखा है ये है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार इस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। वह आएगा दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आएगा। अब है कथन है कौन सही है? शहर का अधिकरण शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। उसके बाद है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासियों को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है।
शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं है। तो ये जो देखेंगे सही है, 1 और 2 इसमें सही है। ये भी देखिए प्री 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आप देखें 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। कब किया गया था? वो अनुच्छेद 123 के द्वारा किया गया था। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वह 1993 को लागू किया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, यह अधिनियम 28 दिसंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। यह सही नहीं, यह सही है, मतलब कि यह कौन सही है? तो ये वाला सही है। अब है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? उपयुक्त सभी उद्देश्य था। पढ़ लेते हैं। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा का आयोग का गठन, मानव राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। तो कौन वाला? डी वाला इसमें सही है। अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवकों को परिभाषित किया गया है? वह धारा 2M है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बलों की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वह राज्य की सशस्त्र बल शामिल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। बाकी ये जो होते हैं ये सारे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति होता है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं होता है? तो कौन सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति नहीं होता बल्कि उपसभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो वह देखेंगे आप, राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष। अब है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्रश्न देखिए विवादित हो गया है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन मैंने ये रोक दिया है। आप एक बार यहाँ वीडियो पॉज करके सारा एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे क्लियरेंस पूरी हो जाए आपको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, कितना होता है? वह 3 वर्ष का होता है। पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष हो गया है। ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य का पदावधि ग्रहण करने की तारीख क्या होती है? तो ये देखिए ए भी इसमें हो गया है, क्योंकि इसमें कहीं से लिखा नहीं है 3 वर्ष से संबंधित। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष अनिश्चित रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की होती हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना आज्ञापरक है। तो इसमें मुझे चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन ये जो विवादित बन रहा है ये इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। सही है। अब है उक्त आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष के उपयुक्त जो भी पहले वादा थी ये गलत है। ये 3 वर्ष होना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश रह चुका यह जरूरी नहीं है। तो डी वाला इसमें सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो ये देखिए अभी संशोधन हुआ है, कोई भी बन सकता है, इस तरह के प्रावधान है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उस समय का जो 2021 का था वो है, लेकिन अभी फरवरी दिसंबर 2020 तक रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
अरुण कुमार मिश्रा 2 जून 2021 से हैं और उससे पूर्व जो थे HL दत्तू थे जो कि 29 फरवरी 2016 से 20 दिसंबर 2020 तक के लिए थे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? वह है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो आप राज्यपाल शामिल नहीं है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है। वह किसका परामर्श होता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होता है। अब है राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्तियों की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? वह राज्यपाल को है। अब है निम्न में के कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य सही है? वह सही है, वो जो नहीं है कौन है? मानवाधिकार के उल्लंघन करने वालों को सजा देना। यह अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उनका नहीं आता है। अब है राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? वह राज्यपाल के समक्ष राज्य सरकार के पक्ष में करता है। ये वाला। अब है राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। वह समझा जाता है लोक सेवक समझा जाता है। मानव अधिकार न्यायालय के मामले के संचालन में प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो कम से कम वर्ष तक प्रैक्टिस पे रहा हो, मतलब कब तक? 7 वर्ष तक प्रैक्टिस में रहा हो, उस व्यक्ति को अपना वकील नियुक्त करेगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 189, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता था। कब समझा जाता था सिविल न्यायालय द्वारा। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट मांग सकता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखेंगे मानवाधिकार संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक की प्रतिस्थिति अन्य 3 से भिन्न है? तो आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। कैसे हैं ये? सांविधिक, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये सब, बल्कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा है सुमेलित नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद जो 1954 दिया ये सुमेलित नहीं है, बल्कि अंतरराज्यीय परिषद 1990 सुमेलित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ये भी है। अब देखेंगे ये देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बनाई गई थी। योजना आयोग की हेल्प के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा ये। अब संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से होती है, इसकी अध्यक्ष जस्टिस M.N. वैकंठचलैया कर रहे हैं,
या देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसमें से पहला और तीसरा सही है, ये और ये सही है। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष थे कौन थे? एम.एन. वेंकटचलैया थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो ये देखेंगे, ये प्रधानमंत्री होने चाहिए, लेकिन इसमें विवादित बन गया है। ये देखिएगा आप, कंडीशन। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देश तत्व को अग्रता के रूप में बोला था स्वर्ण सिंह समिति ने। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? वह संथानन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? वह करता है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथालन समिति की सिफारिश पर गठित हुआ था। संविधान ने सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित विधि द्वारा इसे सांविधिक स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया था। संविधान उल्लेख नहीं है। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसा है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सी और डी सुमेलित में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 ये सुमेलित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय 2000 ये भी सुमेलित नहीं है। अब मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, वो गठित करने वाले थे, वो कौन किए थे? वो राज्य देसाई ने इसको गठित किया था। मंडल आयोग रिपोर्ट अपनी किस वर्ष प्रस्तुत करता है? वह 1980 में प्रस्तुत करता है। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है, वह कारण नहीं है, धार्मिक कारण नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था? वह अनुच्छेद 315 है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखेंगे, बी वाला सही नहीं है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग में कोई लेन देन नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग का एक संगठित निकाय है, वैधानिक निकाय है। फिर संसद आदेश नहीं, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है ये। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। कब? ए और बी मिला के, यानी कि यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करता है। दूसरा, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। अब सही विकल्प चुनिए। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करेगा? वो करेगा भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह किया जाता है उसके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे हम आगे का प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो 317 के द्वारा से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? सी वाले के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की जांच के परामर्श पश्चात द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने की संसद में कोई भूमिका नहीं होती है? तो देखेंगे केवल 3 वाले के, मतलब कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के। अब है 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के सिफारिश परामर्श नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। अब किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? वह भारत के राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कब? राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुष्टि पर मांग पे हो सकता है।
अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है कब? उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? और राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसे? राज्यपाल के समक्ष रखता है। अब देखेंगे उसके बाद हम भारत में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह कौन सा था? वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था। इस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो वह था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। अब है यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो रोज बैथुन था। अब भारत के संदर्भ में नौकरशाहियों का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? देखेंगे डी वाला लोक नीतियों को क्रियान्वयन करने का अधिकरण है। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है। अब निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेख करता है? वह करता है 310 करता है। अब है सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था। ये देखिए यूपी पीसीएस में भी आया हुआ प्रश्न है 2021 में रिपीट याद रखिए पीसी होता समिति 2004 में किया गया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।